क्लास 8 चैप्टर नंबर 13 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें आज हम ये टॉपिक्स करेंगे। आज का हम डिफाइनिंग कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स पर्पस, नीड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रीफ हिस्ट्री, फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, preamble and key features of Indian Constitution, the preamble, the key features of Indian Constitution, experiments in other democracies, the underlying issues in India. तो सबसे पहले बात ये स्टार्ट यहाँ से होना चाहिए कि अगर कोई भी अगर कंट्री है, अगर वहाँ पे अगर फुली फ्लेश अगर वो डेमोक्रेसी है, वहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वहाँ पे, तो वहाँ पे कुछ ऐसे रूल्स होने चाहिए जिससे कि जो गवर्नमेंट है अच्छे से वो उस कंट्री को गवर्न कर सके। तो क्या किया था, देखो पहले की जो कंट्रीज थी जितने मैक्सिमम सब किंग्स रूल करते थे, जो भी लॉ था वो किंग ही मेंटेन करता था। और लेकिन बाद में जब जो कंट्रीज जब इंडिपेंडेंट हुई तो मैक्सिमम जो कंट्रीज इंडिपेंडेंट हुई तो मैक्सिमम में वो डेमोक्रेसी आई। वहाँ पे डेमोक्रेसी मैंने लास्ट वीडियो में मैंने बताया था एक वीडियो में कि डेमोक्रेसी मीन्स कि आप अपने रूलर्स को आप इलेक्ट कर सकते हो बाय मीन्स ऑफ वोटिंग से, जिसको कि हमने कहा था यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज। ठीक है, तो जब वो कंट्री में अगर इलेक्शंस होंगे, ठीक है, जब कोई वहाँ जो सिटीजन ऑफ पीपल्स होंगे उस कंट्री के, अगर वो वोट कर रहे हैं, उनको राइट टू वोट है, ठीक, तो उस कंट्री में जब वो अपने रूलर को इलेक्ट करेंगे तो उस कंट्री को हम कहेंगे कि वो फुली फ्लेश डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वहाँ पे। ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वहाँ पे और डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो उसको रन करने के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स चाहिए। तो जो जितने भी जो पीपल थे जो इलेक्ट होकर आते थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन मेड किया डिफरेंट कंट्रीज का। वैसे इंडिया का भी कॉन्स्टिट्यूशन मेड किया गया था। तो आज हम ये देखेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या चीज। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशन? डिफाइनिंग कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स पर्पसेस। यहां से स्टार्ट करते हैं। देखो, एनी ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन और कंट्री इन टुडे वर्ल्ड वर्किंग अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिव लॉज दैट डिफाइन इज द फ्रेमवर्क, आइडियाज एंड ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो मतलब देखो, सच अ सेट ऑफ लॉज इज कंटेन इन अ फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंट कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि कुछ रूल्स, कुछ लॉज वो डिफाइन कर रहे हैं, कंटेन कर रहे हैं, लॉज को वो सेट कर रहे हैं इस तरह से, किसी एक डॉक्यूमेंट में उनको फ्रेम कर रहे हैं ताकि उस कंट्री को अच्छे से गवर्न किया जा सके। क्योंकि जैसे पीपल्स और गवर्नमेंट के भी अपने राइट्स हैं, तो किसी के भी राइट्स का वायलेशन नहीं होना चाहिए। तो जो ये रूल्स है उनको एक डॉक्यूमेंट में इन्होंने फ्रेम किया है और वो लॉज है उनको सेट ऑफ लॉज उन्होंने बनाए हैं। ठीक है, तो क्या किया, देखो, अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिव लॉज, तो लॉज उन्होंने बनाए हैं दैट डिफाइन इट्स फ्रेमवर्क, आइडियाज एंड ऑब्जेक्टिव्स। सच अ सेट ऑफ लॉज इज कंटेन्ड इन अ फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि हमने सेट ऑफ लॉज बनाए, हमने उनको फ्रेम किया डॉक्यूमेंट में जिसको हमने कहा कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, साथ ही देखो, इन अदर वर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेट ऑफ लॉज व्हिच लेज डाउन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ हाउ कंट्री इज टू बी गवर्न्ड। जैसे मैंने पहले बताया कि वो लॉज को सेट करेंगे इस तरह से जो कि बेसिक स्ट्रक्चर होगा उस कंट्री का। उससे क्या होगा कि वो उस कंट्री को या उस नेशन को वो गवर्न करेंगे। इंडिया के भी जो कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तो वो इंडिया कंट्री को हम गवर्न कर रहे हैं, जो सेट ऑफ लॉज हमने मेंटेन किए हैं, हमने जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें प्रोवाइड किए गए हमें टू बी गवर्न्ड एंड डिफाइंस द कंट्री पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है, अगर किसी कंट्री में अगर कॉन्स्टिट्यूशन मेड होगा, वो फ्रेमवर्क किया होगा, फ्रेम किया होगा, तो वो कंट्रीज की क्या डिफाइन करेंगे, कंट्री में पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक सिस्टम कंट्री में रन करता है। इट इज अ डॉक्यूमेंट व्हिच प्रिजर्व्स द स्टैंडर्ड ऑफ अ कंट्री, the nature of the society and the noble ideas according to which the citizen aspire to live। ठीक है, वहां पे इस कंट्री का स्टैंडर्ड्स मेंटेन किया होगा, सबके अपने लॉ, सबके लिए लॉज बनाए होंगे। जो सिटीजन ऑफ कंट्री के होंगे, जो कंट्री के सिटीजन होंगे, उनको कुछ राइट्स वहां पर दिए गए होंगे कि आप किस तरह से आप अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकते हैं। ठीक है, इस सिटीजन एस्पायर टू लिव कि आप किस तरह से वहां पर रहेंगे, आपको कुछ राइट्स हमने अवेलेबल दिए, हमने आपको राइट्स दिए हमने। द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो लेज डाउन द लॉज दैट रेगुलेट द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज भी देखिए कि गवर्नमेंट किस तरह से फंक्शन करेगी, जो लॉज में उसको जो गवर्नमेंट है, द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट वो रेगुलेट करेगी, कंट्रीज को रन करेगी किस बेसिस पे, जो लॉज उन्होंने बनाए हैं। और वो लॉज कहां पे हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया है। वो द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में शो किया गया है, द राइट्स एंड द ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन एंड हाउ ईच ऑफ द ऑर्डर ऑफ द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल गवर्नमेंट विल फंक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया गया है, वहां पे हमने
गवर्नमेंट के जितने भी फंक्शंस हैं उनको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किए, 3 ऑर्गन्स रखे हैं हमने, ठीक है, जिसमें कि गवर्नमेंट फंक्शन करेगी और कुछ राइट्स और ड्यूटीज होंगी सिटीजन की, कि क्या क्या सिटीजन के राइट्स हैं और कौन कौन सी ड्यूटीज है जो कि सिटीजन ने अवेल करनी है, ठीक है। हाउ ईच ऑफ द ऑर्गन, कौन कौन से बताए, 3 ऑर्गन्स, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। देखो लेजिस्लेचर क्या होता है, जो आप पीपल्स, जो आप अपने मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं आप, ठीक है, जैसे एमपी एमएलए हो गया, आप उनको जब इलेक्ट करते हैं तो लेजिस्लेचर चलाते हैं। और एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, जो इलेक्ट होते हैं पर्सन, उन्हीं में से जो मिनिस्टर्स वगैरह बनते हैं। और साथ में अंडर जुडिशरी जो हमारे जजेस होते हैं, जहां पर कोर्ट, जहां पे प्रोसीडिंग होती है कोर्ट की। ऑफ द गवर्नमेंट विल फंक्शन, इट एक्ट्स एज अ चेक एंड बैलेंस। देखो चेक एंड बैलेंस का मींस बहुत बड़ा है इसमें, क्योंकि तीनों आपस में इस तरह से जुड़े हैं, अगर इनमें से कोई भी अगर वर्क, अपना जो वर्क है अगर अच्छे से नहीं करता है, तो तीनों के तीनों आपस में चेक और बैलेंस का हिसाब रखते हैं ये। अगर ये काम अच्छा नहीं कर रहे हैं तो ये दोनों उसको चेक करेंगे, ठीक है। अगर ये जुडिशरी अगर अच्छा काम नहीं कर रही है तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों चेक करेंगे, ठीक है। तो तीनों मिलकर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रन करते हैं अच्छे से, जो कि एक्ट एज अ चेक एंड बैलेंस। Thus, the Constitution is regarded as the supreme law that acts as a framework within which the government and the people act and interact, ठीक है। तो लास्ट में हम ये कह सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, उसको हम रिगार्ड कर रहे हैं कि वो कंट्री का सुप्रीम लॉ है, जो कि एक्ट करता है, एक्ट एज अ फ्रेमवर्क, किस फ्रेमवर्क के अंदर वो एक्ट करता है, which the government and the people act and interact, कि गवर्नमेंट किस तरह से काम करेगी और पीपल किस तरह से एक्ट और आपस में इंटरेक्ट, गवर्नमेंट और जो पीपल्स हैं किस तरह से एक दूसरे से एक्ट करेंगे और आपस में वो इंटरेक्ट करेंगे वो, ठीक है। तो आपने सिर्फ याद रखना है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन एक सेट ऑफ लॉज है जहां से कंट्री को गवर्न किया जाता है। और इंडियन कंट्री में जो इंडियन नेशन है, वहां पे जो ऑर्गन्स हैं जो बनाए गए हैं, कुछ राइट्स और ड्यूटी सिटीजन को दी गई है, और फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट कहां पे बताई गई है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड की गई है। कौन कौन से 3 ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये तीनों के तीनों आपस में चेक एंड बैलेंस रखते हैं। अगर इनमें से कोई भी एक करप्ट होता है या कोई अपना काम ढंग से नहीं करता है तो वो एक दूसरे को वो रिमूव कर सकते हैं। अगर जुडिशरी अच्छा काम नहीं करती है, कुछ लोग अच्छे नहीं बनाते, अगर अपना वर्क प्रॉपर नहीं कर रही है, तो लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव मिलकर इसको हटा सकते हैं। वैसे अगर एग्जीक्यूटिव है अच्छा काम नहीं करते तो लेजिस्लेचर जुडिशरी इनको हटा सकते हैं। अगर लेजिस्लेचर अच्छा काम नहीं कर रहे तो एग्जीक्यूटिव जुडिशरी मिलकर इनको रिमूव, जो यहाँ पे मेंबर्स होते हैं इनको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि कॉन्स्टिट्यूशन तो हमने देख लिया कि वो सेट ऑफ लॉज है जिससे कि किसी गवर्नमेंट को गवर्न किया जाता है या किसी कंट्री को अच्छे से गवर्न किया जाता है। तो अब देखते हैं कि नीड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है, ठीक है। तो अब देखो, अब हम देखते हैं कि इसकी क्यों जरूरत है। देखो जो हमारी ह्यूमन सोसाइटी है वो एथनिक, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप में डिवाइड हुई है, ठीक है। सबको पता है कि इंडियन कंट्री में बहुत सारे रीजन्स, बहुत सारे कल्चर्स, बहुत सारे लिंग्विस्टिक ग्रुप से बने हुए, ठीक है। ये सबको ग्रुप को गवर्न करेंगे बाय अ सर्टेन सेट ऑफ रूल्स, ठीक है। ह्यूमन सोसाइटी, एवरी एथनिक, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप इज गवर्न बाय सर्टेन सेट ऑफ रूल्स। सेट ऑफ रूल्स कौन से हैं, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे जो प्रोवाइड जो उसमें लिखा गया है। बट दीज सेट ऑफ रूल्स आर नॉट नेसेसरी सिमिलर टू ईच अदर, ठीक है। ये जो रूल्स बनाए गए सभी के लिए सिमिलर नहीं है। जो रूल्स अगर हिंदू रीजन के लिए बनाए हैं या किसी हिंदू रीजन के लिए बनाए गए तो सेम नहीं है कि वो मुस्लिम के लिए भी इम्प्लीमेंट होंगे। अगर मुस्लिम के लिए बनाया गया तो जरूरी नहीं है कि हिंदू के लिए भी इम्प्लीमेंट होंगे, ठीक। कुछ रूल्स हैं, सभी नहीं कह सकते हैं कि सभी रूल्स वो डिफरेंट है, बिल्कुल, सिर्फ थोड़ा सा उसमें डिफाइन अलग से किया गया है। The first and the foremost purpose of the constitution is to provide a common set of rules that are acceptable to all the people living in a country, ठीक है। जैसा आपको मैंने बताया कि जो रूल्स है जरूरी नहीं है कि वो सिमिलर हो एक दूसरे के लिए, लेकिन सबसे जो मेन पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का कि फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे फर्स्ट पर्पस ये है कि हमने ऐसे कॉमन सेट ऑफ रूल्स हमने प्रोवाइड करने हैं हमने आपको, जो कि सबको एक्सेप्टेबल हो, किसको, जो किसी कंट्री में जो पीपल लिव कर रहे हैं, कुछ रूल्स। लेकिन ऐसा नहीं है। अब देखो ऐसे अगर बात करें तो जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो हिंदू के लिए इम्प्लीमेंट है, लेकिन जो मुस्लिम्स का है वो अलग से है वो, ठीक है। इसलिए मैंने कहा कि जरूरी नहीं है कि कुछ रूल्स ऐसे हैं जो दोनों में डिफरेंस है, लेकिन जो मैक्सिमम जितने रूल्स हैं वो सबके सब एक्सेप्टेबल होने चाहिए, कहां को, जो कंट्री में पीपल लिव कर रहे हैं जो। तो इसलिए ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर कोई भी कंट्री अगर वो डेमोक्रेटिक है वो, तो वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन होना ही चाहिए वहां पे, ठीक है। ये वाला हम बाद में करते हैं ये टॉपिक कि प्रेजेंट एंड की फीचर्स, कि कौन कौन से इसके की फीचर्स हैं।
देखो ये देखते हैं प्रियम्बल एंड द की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसमें देखो एक वर्ड आया है प्रियम्बल, ठीक है। जो प्रियम्बल है ये कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीफेस है। ये हम इसको कह सकते हैं कि ये थोड़े से रूल्स हैं, इसके अकॉर्डिंग ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा मेड किया गया है। जो पर्सन जो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जो पर्सन बैठे थे, उन्होंने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन का ये प्रीफेस बनाया कि हमने ये चीजें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में हमने इंप्लीमेंट करनी है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि प्रियम्बल में क्या है। देखो प्रियम्बल इज द की टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट टेल्स अबाउट द गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड आइडियाज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे मैंने आपको बताया कि जो प्रियम्बल है ये कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीफेस है। इसमें जो चीजें दी गई हैं जैसे डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इसके अकॉर्डिंग ही इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को मेड किया गया और ये कॉन्स्टिट्यूशन की हमारी की है ये, ठीक है। प्रियम्बल इज द की टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हमें क्या बताता है, हमें ये कि गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स किसी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होने चाहिए, कि हम किस तरह से इस कॉन्स्टिट्यूशन को मेड करेंगे हम। द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन हाईली रिगार्डेड फॉर इट्स ओरिजिनलिटी, it is holistic and its approach highlighting so many subjects. The Constitution of India wanted India to be a sovereign, socialist, secular and democratic republic state. It also wanted to ensure equality, fraternity, justice for every individual in the country and preserve unity and integrity of the country. ये सारी चीजें कहाँ यहाँ दी गई हैं। देखो एक नजर मारते हैं प्रियम्बल पे। देखो हमारा जो प्रियम्बल था ये जब बनके तैयार हो गया था, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था 26 डे ऑफ नवंबर 1949 को, लेकिन इसको एक्चुअली में इंप्लीमेंट कब किया 26 जनवरी 1950 को, जो कि हमारा रिपब्लिक डे है। अब एक नजर मारते हैं प्रियम्बल को कि वी द पीपल। देखो जब ये प्रियम्बल बना था तो ये इंप्लीमेंट किस पे किया गया था, किस पे अडॉप्ट किया गया था, जो कि वहां के कंट्री के जो सिटीजन थे, कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure all its citizens। देखो इसमें क्या सिक्योर किया गया सिटीजन के लिए, कि हमने सिटीजन को क्या क्या देना है, हमें हर सिटीजन को हमने जस्टिस देना है। जस्टिस किस बेस पे देना है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, इन तीनों के बेस पे हमने हर सिटीजन को जस्टिस देना है। इसमें कोई किसी का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। लिबर्टी, लिबर्टी किसी चीज की फ्रीडम किस चीज में चाहिए, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, कि हर सिटीजन को लिबर्टी होगी, जो उसका मन करेगा वो कर सकता है। किसमें, देखो लिबर्टी ऑफ थॉट होनी चाहिए कि अपने थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप को कर सकता है। साथ ही साथ में इक्वलिटी किसको होनी चाहिए, देखो इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी टू एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, कि इक्वलिटी होनी चाहिए सब मेंस वुमेन्स में, हर सिटीजन में इक्वलिटी होनी चाहिए, सबको स्टेटस मिलना चाहिए, सबको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो अपना वर्क अच्छे से कर सके। फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, कि फ्रेटर्निटी प्रोवाइड क्या एश्योर कर रहा है कि हर इंडिविजुअल की अपनी डिग्निटी है और द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, हर पीपल की उसको डिग्निटी है इंडिविजुअल को, लेकिन साथ ही साथ में अपनी यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन भी रखना है। In our Constituent Assembly this 26th day of November 1949 to hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution। तो ये जो प्रियम्बल दिया गया था, देखो हालांकि ये जो मेंबर्स थे उन्होंने बनाया था, लेकिन किसको दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल प्रियम्बल, ये जो पीपल्स ऑफ द सिटीजंस थे, जो इंडियन कंट्री के थे, ठीक है, जो सिटीजन ऑफ इंडियन कंट्री हैं, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है कि जो प्रियम्बल है ये हमारा की है, की टू द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसके अकॉर्डिंग ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है कि हमने इसमें जो पीपल्स हैं, जो सिटीजंस हैं इंडिया के, उनको हमने क्या क्या चीजें हमने उनको प्रोवाइड करनी है हमने। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं। देखो कुछ हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी दिए गए हैं कि कौन कौन से हमारे प्रिंसिपल्स हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। तो अब देखो नेक्स्ट देखते हैं हम फेडरलिज्म। व्हाट डू यू मीन बाय फेडरलिज्म। देखो इस वर्ड में फेडरलिज्म का मीन्स क्या है, देखो फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, Federalism is a system of government in which the powers are divided between the central authority and its constitution units. That is the state federalism is best for country with the diversity. ठीक है, फेडरलिज्म का मीन्स ये है कि जो हमने पावर्स रखी है हमने किसी कंट्री को कि किस तरह से कंट्री को गवर्न करना है, तो वो पावर डिवाइड की गई है।
देखो पावर किस तरह से डिवाइड की गई, जो मैंने पहले आपको बताया था मैंने कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में पावर डिवाइड की गई है। साथ ही साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट भी है और स्टेट गवर्नमेंट भी है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि किस किस तरह से जो पावर है वो डिवाइड की गई है। The government at the center is called the central government or the union government। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट को कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट और इसका अदर नेम यूनियन गवर्नमेंट। Whereas the government at the state level is called the state government। There are these are all 28 states in India and accordingly each state has an elected government and that looks after the affairs of the state। ठीक है, तो जैसे पावर जो डिवाइड की गई है, अगर हम एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर की बात करें हम, तो जो पावर डिवाइड की है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में डिवाइड की गई है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या प्रोविजन मेड किया गया, वेयर बाय द पावर्स टू मेक लॉज हैज बीन डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। ठीक है, अब कोई भी अगर लॉ अगर हमने किसी अपने कंट्री में बनाना है हमने, तो जो पावर्स है वो डिवाइड की गई, किस किस के बीच में की गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट। अगर कोई लॉ अगर इंडिया के लिए सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए बनाना है, जो इंडिया के सिटीजन हैं, तो जो लॉ बनेगा वो किसकी सहमति से बनेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट की सहमति से लॉ बनेगा और वो फिर जो पीपल्स होंगे इंडियन कंट्री की जो पीपल सिटीजन हैं उन पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो इसी में इन्होंने लिस्ट प्रोवाइड की गई है कि किस तरह से कौन कौन से वर्क, कौन कौन सा काम, कौन कौन सी गवर्नमेंट करेगी। 3 लिस्ट में डिवाइड किए गए, यूनियन, स्टेट और कॉन्फ्रेंस लिस्ट। इसमें यूनियन में वो वर्क है जो सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट करेगी, स्टेट गवर्नमेंट करेगी और दोनों मिल, कॉन्फ्रेंस मींस कि दोनों मिलके करेंगे। ठीक है, तो अगर बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं जो उसमें वर्क करेगी, जैसे कि सिटीजनशिप अगर किसी पीपल को देनी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, फॉरेन अफेयर्स जो वर्क करना है तो देख रेख करनी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, डिफेंस, आर्म फोर्सेस, एटॉमिक एनर्जी, बैंकिंग, इंश्योरेंस और अदर आइटम्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। जितनी भी नेशनल इंपॉर्टेंस की जितनी भी वर्क है, जितनी चीजें, वो सब यूनियन गवर्नमेंट मींस सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। स्टेट क्या करेगी, स्टेट मेक लॉज ऑन द टॉपिक्स मेंशन्ड इन द स्टेट लिस्ट। जो स्टेट लिस्ट में टॉपिक्स मेंशन किए गए हैं उस पे लॉज बनाएगी स्टेट। सच एज, स्टेट का अगर लॉ एंड ऑर्डर है वो मेंटेन करना है तो वो स्टेट गवर्नमेंट करेगी। अगर मैरिजेस हैं, डाइवोर्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी, लेबर एंड लॉस और एक्सेट्रा, ये सब स्टेट वर्क करेगी। और कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में क्या प्रोवाइड किया गया है, as contained in the contract is provided these are the uniform and do not contradict each other। ठीक है, इसमें ये दिया गया है कि दोनों अपना अपना वर्क करेंगे, अगर बीच में अगर किसी का कोई कॉन्ट्रडिक्ट होता है तो आपस में बैठ के वो उसको सॉल्व करेंगे, अगर नहीं होता है तो उसके लिए फिर जुडिशरी बने उसके लिए, और दोनों एक दूसरे के वर्क में इंटरफेयर नहीं करेंगे। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सच एज द पंचायत इन द रूरल एरियाज, म्युनिसिपैलिटी इन द अर्बन एरियाज इज द थर्ड एंड गवर्नमेंट इन इंडिया। The Constitution provides detailed guidance for its functions। ठीक है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ही हमारी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी है जो कि पंचायत है, और जो रूरल एरिया में जो पंचायत बनती है जो म्युनिसिपैलिटी है, इनको भी कुछ वर्क दिए गए हैं कि ये अपने भी वर्क करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो किस तरह से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इस तरह से है कि जो हम अपने जो हमारे मेंबर्स हैं, जो हमारे एमपी एमएलए हैं, हमको हम इलेक्ट करते हैं हम बाय मींस ऑफ वोटिंग। से वोटिंग से मींस कि इलेक्शंस होते हैं उनके, तो हम उनको अपॉइंट करते हैं हम उनको। ठीक है, तो जब वो अपॉइंट हो जाते हैं, जब वो मेंबर्स वो विन कर जाते हैं इलेक्शंस में, तो वो जाकर कहां बैठते हैं, वो पार्लियामेंट में जाकर बैठते हैं और क्या करते हैं, वो वहां जाकर लॉज मेक करते हैं। अगर किसी लॉज को चेंज करना हो तो कहां से होता है, वो पार्लियामेंट से होता है। तो आगे देखते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर डायरेक्ट इलेक्शंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स बाय द पीपल। ठीक है, जो इलेक्शंस करवाने हैं, डायरेक्ट इलेक्शंस होंगे रिप्रेजेंटेटिव्स की, जो आप अपॉइंट, जो आप इनको विन करके आप पार्लियामेंट में भेजोगे। कैसे करोगे, बाय द पीपल। किस चीज पे बेस्ड होंगे, बेस्ड ऑन द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मींस कि आप यहां पे वोट करेंगे बाय मेथड ऑफ वोट। और वोट कौन करेगा, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मींस जिसकी एज 18 इयर्स होगी। 18 इयर्स और अबव से जितने भी सिटीजन ऑफ इंडियन कंट्री हैं वो वोट कर सकते हैं। तो ऑल एडल्ट पर्सन ऑफ 18 इयर्स एंड अबव at the same time every citizen of the country it is irrespective of his social or economic background। ठीक है, तो ऐसा है कि देखो इसमें ये है कि कोई भी पर्सन जो अगर इंडियन कंट्री का सिटीजन है, अगर उसको सिटीजनशिप है मिली है अगर उसको इंडिया की, तो वो उसको राइट है वोट डालने का। बस उसकी क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है कि उसकी एज बस 18 इयर्स होनी चाहिए, फिर चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड किसी भी रीजन से हो, बस ये रखा गया है कि उसकी एज 18 इयर्स होनी चाहिए और सिटीजन होना चाहिए इंडियन कंट्री का। तो वो
वो वोट कर सकता है, उसको राइट टू वोट भी है। ठीक है, साथ ही साथ में जो उनकी 18 ईयर्स है तो वो इलेक्शन में कॉन्टेस्ट भी कर सकते हैं, वो इलेक्शन लड़ भी सकते हैं, वो उसके लिए भी एलिजिबिलिटी दी गई है कि किस किस तरह से जो इलेक्टोरल लॉज ऑफ द कंट्री मेक है कि किस तरह से उसके वो इलेक्शंस में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, वैसे साथ जैसे इंडिया के पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, देखो जितने भी मेंबर्स ये जितने भी इलेक्शंस में जीते ये सब जाके कहां बैठते हैं, पार्लियामेंट में बैठते हैं। अब पार्लियामेंट की बात की जाए तो वो टू टाइप्स की है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की पार्लियामेंट है और एक स्टेट गवर्नमेंट की भी पार्लियामेंट है अपनी। ठीक है, तो देखो वैसे साथ साथ में अगर इंडिया में पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो और कौन कौन सी कंट्रीज में, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड और जापान में भी पार्लियामेंट की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, इसमें मेन बस आपने ये याद रखना है कि जो सिटीजन होते हैं वो इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव टू फॉर्म द गवर्नमेंट। सिटीजन क्या करते हैं, वो इलेक्ट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स को और वो मिलकर क्या बनाते हैं, वो गवर्नमेंट बनाते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चीज देखते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। जैसे मैंने पहले बताया था कि किस किस तरह से जो पावर है वो डिवाइड की गई है कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। इसमें मैंने लास्ट अभी मैंने बताया था कि इन तीनों ये क्या करते हैं, आपस में चेक एंड बैलेंस करते हैं। जो तीनों ये वर्क करते हैं, आपस में एक दूसरे को चेक करते हैं, किसी का वर्क अगर ठीक नहीं लगता है, अगर ये ठीक नहीं करते हैं वर्क, तो ये दोनों मिलकर इसको इनको हटा सकते हैं। अगर ये नहीं करता है, अगर ये अच्छा काम नहीं वर्क करता है, लॉज के साथ वर्क नहीं करता, तो ये दोनों मिलकर इन पर्सन को हटा सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है और साथ में इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी क्या है। गवर्नमेंट में देखो थ्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। आपने बस ये याद रखना है, जो इलेक्शंस होते हैं, जो इलेक्शंस विन कर जाते हैं तो वो सब लेजिस्लेशन में आते हैं, वो पार्लियामेंट में जाके बैठते हैं। उनमें से मिलके जो पर्सन जो मिनिस्टर्स वगैरह बनते हैं वो एग्जीक्यूटिव्स में आते हैं। हालांकि इस एग्जीक्यूटिव्स में डीएम वगैरह भी आते हैं, वो हम बाद में देखेंगे कि वो किस तरह से आते हैं। वो जो इलेक्शन जीतते हैं वो जाके लेजिस्लेचर बनाते हैं। इनमें से चूज पर्सन एग्जीक्यूटिव बनते हैं, जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाते हैं, जो कि इंप्लीमेंट करते हैं लॉज को। और साथ में जुडिशरी है, द जुडिशरी कंसिस्ट ऑफ द कोर्ट्स इन द कंट्री दैट रिजॉल्व डिस्प्यूट्स अमंग द इंडिविजुअल एंड डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, जुडिशरी का वर्क क्या है कि अगर कोई डिस्प्यूट, अगर किसी कंट्री में किसी सिटीजन या किसी पीपल का अगर कोई डिस्प्यूट है तो जुडिशरी रिजॉल्व करेगी। और साथ ही साथ में अगर किसी स्टेट का ऑर्गन या स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर किसी को डिस्प्यूट है तो ये जुडिशरी इसको रिजॉल्व करेगी। हाँ, अगर स्टेट और स्टेट के साथ है तो भी जुडिशरी रिजॉल्व करेगी, और सेंट्रल गवर्नमेंट में है तो सेंट्रल गवर्नमेंट में जुडिशरी इनको रिमूव करेगी इनको। ठीक है, तो जो इंडियन कंट्री में जो पावर है डिवाइड की गई है ताकि जो इंडियन कंट्री को अच्छे से गवर्न किया जा सके। ठीक है, बाकी नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक हमारा सेकुलरिज्म, कि व्हाट डू मीन बाय सेकुलरिज्म। देखो सेकुलरिज्म का मींस है कि इंडिया में बहुत सारे रिलीजन्स हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजन्स के रहते हैं, लेकिन इंडिया कंट्री सेकुलरिज्म है मींस कि इंडियन कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो किसी भी रिलीजन को फॉलो नहीं करती है, वो उसके लिए सब इक्वल है। जितने भी रिलीजन्स इंडिया में है, जो पीपल्स रहते हैं फिर किसी भी रिलीजन से हैं, वो गवर्नमेंट उनको इक्वली ट्रीट करती है उनको, और गवर्नमेंट ने किसी भी रिलीजन की साइड नहीं लेनी है, उसको हम कहते हैं सेकुलरिज्म। India is a multi-religious society with several ethnic and religious groups residing in the country. The framers of the constitution decided that India must be a secular state. If its ethnicity, religious diversity, and tolerance is to be preserved, that is meant does not have any state religion. ठीक है, तो बस यही है इसमें सेकुलरिज्म है कि जो गवर्नमेंट है वो किसी भी रिलीजन को फॉलो नहीं करेगी, उसके लिए जितने भी पीपल्स हैं सब इक्वल हैं, जितने भी रिलीजन हैं सब वो इक्वली सबको ट्रीट करेगी वो। उसके बाद हमारे फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है कि जो हमारे पीपल्स हैं, सिटीजन हैं इंडिया कंट्री के, उनको कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में दिए गए हैं उनको। ठीक है, तो मैंने लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि हम जो फंडामेंटल राइट्स हैं इंडियन सिटीजन हैं उनको 7 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। अब देखते हैं कि कौन कौन से हैं वो। द फंडामेंटल राइट्स आर कंटेन्ड इन द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, पार्ट 3 क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन को हमने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, हर लॉज को जो सेट ऑफ लॉज बनाए हैं उनको पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं, और दीस राइट्स आर गारंटीड टू द राइट्स ऑफ सिटीजन अगेंस्ट द स्टेट एज वेल एज अगेंस्ट अदर इंडिविजुअल्स। दे आल्सो प्रोटेक्ट द राइट ऑफ माइनॉरिटीज अगेंस्ट द मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बी आर अम्बेडकर। क्या आपने याद रखना है कि अगर फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं, बी आर अम्बेडकर।
The inclusion of fundamental rights in the Constitution has a dual objective. Firstly, it allows every citizen to claim these rights. Secondly, it is binding upon the laws and makers of the nation and ensure that these rights are not violated. ठीक है, तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जो मेकर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने पीपल्स को सिटीजन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे कि आपके क्या क्या राइट है, और साथ ही साथ में उनको प्रोटेक्ट भी किया गया था, और ये भी कहा गया था कि इनके राइट्स को कोई वायलेट नहीं करेगा। अगर वो वायलेट होते हैं अगर उनके फंडामेंटल राइट्स, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं, आप वहां पर आप केस कर सकते हैं कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है उनका वायलेशन हुआ है उनका। तो ये जो फेमस है कॉन्स्टिट्यूशन के, इन्होंने बहुत ध्यान में ये चीज रखी थी कि जो सिटीजन है कंट्री के, जो इंडियन कंट्री सिटीजन, उनको क्या क्या राइट्स उनको होने चाहिए। ठीक है, द फंडामेंटल राइट्स आर प्रोटेक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड अदर कोर्ट ऑफ लॉज। ठीक है, अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट अगर वायलेट होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हाई कोर्ट नहीं जा सकते। आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं या सबऑर्डिनेट कोर्ट में भी जा सकते हैं, लेकिन आप अगर आपके फंडामेंटल राइट वाले, आप किसी भी कोर्ट में जा सकते हैं और आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। अब देखिए कि हम कौन कौन से हमारे राइट्स हैं। जैसे फर्स्ट हम देखते हैं राइट टू इक्वालिटी। दिस स्टेट दैट ऑल द पीपल्स आर इक्वल बिफोर द लॉ। मींस कि जितने भी स्टेट्स के पीपल हैं वो लॉज के सामने सब इक्वल हैं। ठीक है, बिफोर द लॉ, पीपल्स आर इक्वल बिफोर द लॉ। लॉ के सामने जितने भी पीपल्स हैं सब इक्वल हैं। एंड एवरीवन शैल बी इक्वली प्रोटेक्टेड बाय द लॉज ऑफ द कंट्री एंड नो सिटीजंस कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, जेंडर, सोशल और एजुकेशनल स्टेटस। ठीक है, तो जो राइट टू इक्वालिटी सब पीपल्स को है, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, जेंडर, सोशल और एजुकेशनल स्टेटस। एवरी पर्सन हैज एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस। ठीक है, जितने भी पीपल्स हैं इन सब जितनी चीजें दी गई हैं इनको एक्सेस कर सकते हैं, इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड्स, होटल्स, शॉप्स एंड एक्सेट्रा। देयर इज टू बी नो डिस्क्रिमिनेशन इवन इन द मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट के मैटर में भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। तो फर्स्ट हमने देखा राइट टू इक्वालिटी कि हर सिटीजन को राइट टू इक्वालिटी है, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, जेंडर और सोशल और एजुकेशन स्टेटस। सेकंड है राइट टू फ्रीडम। दिस इंक्लूड्स द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, राइट टू मूव फ्रीली एंड रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री एंड द राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन और बिजनेस। ठीक है, तो जितने भी पीपल्स हैं कंट्री के, इंडियन कंट्री के, उनको राइट टू फ्रीडम भी दिया गया है कि इसमें क्या क्या चीजें दी गई हैं कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम मीडिया की बात करें तो वहां पे आप अपनी बात कर सकते हैं, वहां की फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप कह सकते कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी उल्टा सीधा कहते हैं। तो वही बात करनी कि जो कि नेशनल कॉन्ग्रेस में हो, ऐसे नहीं कि नेशन के बारे में बुरा बोल रहे हैं तो फिर लगेगा बता। दिस इंक्लूड द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, द राइट टू फॉर्म, आप एसोसिएशन भी फॉर्म कर सकते हैं, राइट टू मूव फ्रीली, आप किस कंट्री के किसी भी पार्ट में मूव कर सकते हैं और जाकर कहीं पे भी आप रह सकते हैं। एंड द राइट टू प्रैक्टिस, आप किसी भी प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई भी ऑक्यूपेशन, कोई भी बिजनेस आप कर सकते हैं, आपको फ्रीडम है आपको। तो फर्स्ट हमने देखा राइट टू इक्वालिटी, सेकंड वन इज राइट टू फ्रीडम, थर्ड वन इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। ये टोटल 7 है, हम 7 ही करेंगे हम। राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ट्रैफिकिंग, फोर्स्ड लेबर एंड चाइल्ड लेबर अंडर द एज ऑफ 14 इयर्स। ये कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोहिबिट किया गया क्या कि ट्रैफिकिंग नहीं होगी पीपल्स की, फोर्स्ड लेबर नहीं होगी और चाइल्ड लेबर भी होगी अंडर द एज ऑफ 18 इयर्स। कि किसी को भी एक्सप्लॉइट नहीं किया जाएगा। फोर्थ वन है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आप किसी भी रिलीजन को आप असेस कर सकते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, एवरी पर्सन हैज द राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस, प्रोपेगेट द रिलीजन ऑफ हिज हर चॉइस। आप किसी भी रिलीजन को अपना सकते हैं, किसी को भी प्रोफेस कर सकते हैं, आप प्रोपेगेट अपने रिलीजन को भी आप प्रोपेगेट और प्रोफेस कर सकते हैं। फिफ्थ वन इज कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स, ये माइनॉरिटीज को दिए गए हैं। कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट ऑल द माइनॉरिटीज religious or linguistic can set up their own educational institution in order to preserve and develop their own culture। ठीक है, तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया है, राइट दिया गया है कि आप अपने कल्चर को प्रमोट कर सकते हैं, आप अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी आप बना सकते हैं। आप अगर आपका कल्चर अगर आपका डिफरेंट है, अगर आपका रिलीजन अलग है, तो आप अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आप खोल सकते हैं, आप अपने बच्चों को अपने कल्चर के बारे में पढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ में जो माइनॉरिटीज हैं, जैसे कि जो अगर बात करें माइनॉरिटीज क्या होती है कि अगर कोई
जैसे अगर बात करें कि अगर इंडियन कंट्री को कहा जाता है कि वहाँ पे जो मेजोरिटी है वो हिंदू कम्युनिटी के ग्रुप्स के लोग पीपल्स रहते हैं, तो जो मुस्लिम्स हैं एंड बाकी जो बुद्धिज्म है ये माइनॉरिटीज में आते हैं, क्योंकि जो पीपल्स की पॉपुलेशन है बहुत कम है। ठीक है, 6(1) इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, अलाउ सिटीजन टू मूव द कोर्ट। देखो ये बात वही है कि अगर आपका फंडामेंटल राइट अगर आपका वायलेट होता है तो आपको राइट है कि आप डायरेक्टली आप कोर्ट को मूव कर सकते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है। फंडामेंटल राइट आर कंसीडर्ड एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो फंडामेंटल राइट सिटीजन को दिए गए हैं इस कंसीडर्ड एज द कॉन्स्टिट्यूशन का सोल है, क्योंकि इसमें किसी भी पीपल के साथ किसी भी बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती है। फॉर द पीपल टू लिव डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, कि जो फंडामेंटल राइट्स पीपल्स को प्रोवाइड किए गए हैं वो पीपल्स को क्या प्रोवाइड करते हैं कि वो लिव विद डिग्निटी एंड उनको सेल्फ रिस्पेक्ट प्रोवाइड करते हैं। 7(1) इज राइट टू एजुकेशन। इसमें ये कि आरटी एक्ट बना था, ये देखते हैं कि कब बना था ये, और इसमें ये है कि द राइट ऑफ चिल्ड्रन ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट और राइट टू एजुकेशन एक्ट आरटीई allows the children between the age of 6 and 14 years old to have free and compulsory education। इसमें स्टेट को कहा गया है और सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा गया है कि आपने जो चिल्ड्रन हैं बिटवीन द एज ऑफ 6 से लेकर 14 ईयर्स तक जितने भी चिल्ड्रन की एज है उनको आपने फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन आपने प्रोवाइड करनी है आपने। दिस लेजिस्लेशन हैज, देखो ये जो एक्ट बना था ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में 4 अगस्त 2009 में बना था अंडर द आर्टिकल 21 है। हम ये देखेंगे कि आर्टिकल क्या आते हैं, ये हम नेक्स्ट लेसन चैप्टर में देखेंगे कि आर्टिकल्स क्या क्या होते हैं। आर्टिकल 21 ए में कहा गया है कि जितने भी चिल्ड्रन 6 से 14 इयर्स की एज है उनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। दिस एक्ट केम टू फोर्स ऑन, देखो ये एक्ट बना था 2009 में, लेकिन पार्लियामेंट में जब आया था पार्लियामेंट एनेक्ट किया था, ये फोर्स में आई 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 1 अप्रैल 2010 and become the 7th fundamental right given to Indian citizen by the constitution। ठीक है, तो 7 हमने फंडामेंटल राइट हमने कर लिए हमने। ठीक है, साथ ही साथ में हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी है कि जो इसमें हम देखते हैं कि ये किसको प्रोवाइड किए गए हैं। ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी आर्टिकल कंटेन ये पार्ट 4 में है कॉन्स्टिट्यूशन के। इसमें क्या है कि सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है, ये गाइड प्रोवाइड की गई है गवर्नमेंट को कि आपने लॉ बनाने और पॉलिसीज बनानी है आपने दैट हेल्प टू रिड्यूस पॉवर्टी इन द कंट्री। इसमें कहा गया है गवर्नमेंट को कि आपने लॉज और पॉलिसीज बनानी है जिससे कि जो कंट्री की जो पॉवर्टी है आपने उसको दूर करना है आपने। साथ ही साथ में इसमें और बहुत सारी चीजें इसमें वो भी देखते हैं। दे एम्बॉडी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स प्रोवाइडिंग एजुकेट मींस टू लाइवलीहुड, equal pay for men and women, distribution of wealth for common good, free and compulsory private education। ये सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स स्टेट पॉलिसी में आते हैं। ये जितने भी हैं ये प्रिंसिपल दिए गए हैं स्टेट को कि आपने ये चीजें आपने इंप्लीमेंट करनी है किस पे, आपके स्टेट में जो सिटीजन्स रह रहे हैं और कंट्री में जो है आपने इनको ये चीजें प्रोवाइड करनी है आपने इनको। फिर से बताता हूँ कौन कौन सी। educate means to livelihood, providing educate means to livelihood, equal pay for men and women, distribution of wealth for common good, free and compulsory primary education, right to work provide करना है, public assistance in case of old age, unemployment, sickness and disability। ये जो चीजें ये हमें दूर करनी है। एम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट ये हमें स्टेट का काम है कि उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करना है, सिकनेस को दूर करना है, जो डिसेबलमेंट है इसको दूर करना है, और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत आपने बनानी है। स्पेशल केयर फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल्स हैं सोसाइटी के उनको भी आपने स्पेशल केयर देनी। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। दिस प्रिंसिपल्स हैव बीन स्टेटेड एज फंडामेंटल द गवर्नमेंट्स ऑफ द कंट्री। गवर्नमेंट्स कीप दिस गाइडलाइंस इन माइंड व्हाइल मेकिंग पॉलिसीज एंड प्रोग्राम फॉर द पीपल। ठीक है, इसमें ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को ये पॉलिसीज बनाई है कि आपने ये चीजें आपने जो आपके पीपल्स हैं उनको आपने प्रोवाइड करनी है आपने। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम। ठीक है, अब हम ये चीज देखेंगे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस थे जो कि जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, जो असेंबली में लोग बैठे थे उनको किस किस तरह से उनको चैलेंजेस उनको चैलेंज किस किस चैलेंज से उनको फेस करना पड़ा था उनको। ठीक है, उन्होंने क्या सोच के बनाया था जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था कि पीपल बिलोंगिंग टू वेरियस कम्युनिटीज लिव इन अवर कंट्री
स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, फॉलो द डिफरेंट रिलीजन्स एंड बिलोंग टू डिस्टिंक्ट कल्चर्स। ठीक है, इसमें ये कहा गया था कि उन्हें जो लगा था कि हमारी कंट्री में बहुत सारे डिफरेंट लैंग्वेज स्पीक की जाती हैं, काफी डिफरेंट रिलीजन्स हैं, डिफरेंट कल्चर्स हैं, तो इनको किस तरह से यूनाइट करके इनको रखा जाए इनको। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कुछ जो राइट्स थे, फंडामेंटल राइट्स इन्होंने प्रोवाइड किए गए इनको। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप किसी भी आप रीजन को आप प्रोफेस और प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप उसको अपने रीजन को प्रोपोगेट भी कर सकते हैं, लेकिन जो प्रीएम्बल में बात की थी कि आपने यूनिटी में रहना है, आपने बस आपने यूनिटी रखनी है आपने। एट द टाइम व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड, द कंट्री वाज गोइंग थ्रू द टर्मिनल पार्टीशन इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान, consequently millions of people were uprooted from their homes। ठीक है, दिस चैलेंज वाज टू बी settled and provide them with a future। ये उस टाइम की बात कर रहे हैं कि जब हमारे इंडिया और पाकिस्तान का जब पार्टीशन हुआ था, उसमें काफी सारी प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ी थी, क्योंकि बहुत सारे पीपल्स थे, वो लोग थे, वो माइग्रेट हुए थे। ठीक है, तो वहां पे जो पीपल्स थे, जो प्रिंसली स्टेट्स थी, वो ये डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि हमें इंडिया को ज्वाइन करना चाहिए या हमें पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहिए। साथ ही साथ में द सोशल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ वास्ट मेजॉरिटी पीपल वाज वेरी डिसएबल, क्योंकि बहुत सारी चैलेंजेस इनको फेस करने पड़े थे, क्योंकि उस टाइम पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट काफी थी। तो उन्होंने उसमें भी उन्होंने काफी फंडामेंटल राइट्स और काफी इन्होंने रूल्स इस तरह से बनाए उन्होंने कि जो पीपल्स हैं उनको डिवाइड नहीं किया जाएगा, और मैन और वुमेन में जो वर्क है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क दी जाएगी। देखो फेडरलिज्म हमने ये कर लिया था हमने। ठीक है, अब देखेंगे हम कि देखो ऐसे ये जो डेमोक्रेसी थी, बाकी और कंट्रीज में भी काफी डेमोक्रेसीज हैं। जैसे मैंने पहले बताया था कि अगर किसी कंट्री में अगर इलेक्शंस होते हैं, वहाँ की जो पीपल्स हैं अगर वो अपने रूलर्स को, अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर सकते हैं, उनको गवर्नमेंट बनाने के लिए कह सकते हैं बाय मींस ऑफ राइट टू वोट से, कि अगर किसी कंट्री में इलेक्शंस हो रहे हैं तो हम उसको फुली फ्लैश हम उसको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और डेमोक्रेटिक कंट्री कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं कि वहां पे इलेक्शंस होते हैं और वहां की जो पीपल्स हैं अपने रूलर को वो इलेक्ट कर सकते हैं। तो वैसे ही अदर डेमोक्रेसीज कंट्रीज भी हैं, उनको भी काफी चैलेंजेस उनको फेस करने पड़े थे। इसमें बात करेंगे, रिसेंटली नेपाल वाज अ मोनार्की। इन द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन नेपाल adopted in 1990 the final authority rested with the king, the people of the Nepal however। देखो ये नेपाल की बात हो रही है कि जो नेपाल था पहले, यहाँ पे नेपाल कंट्री में मोनार्की थी, वहाँ पे किंग का रूल चलता था, लेकिन वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था 1990 में। वहाँ पे क्या था, देखो जब 1990 में वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन तो अडॉप्ट किया गया, लेकिन जितनी मैक्सिमम पावर थी सब किंग के अंडर में ही रखी थी उन्होंने। ठीक है, तो जो पीपल्स थे उन्हें लगा कि जो नेपाल के पीपल्स थे उनको लगा कि यार हमें आप कॉन्स्टिट्यूशन तो ले आए, लेकिन यहाँ पर अभी भी हम फुली फ्लेज्ड डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उन्होंने धीरे धीरे डेमोक्रेसी कंट्री बनी है नेपाल वाले। द पीपल हैज टू फ्रेम न्यू कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश्ड नेपाल एज अ डेमोक्रेसी। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि उस टाइम उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन तो नेपाल का बना दिया था, लेकिन वहाँ की जो पीपल्स थे उनको कुछ राइट्स भी नहीं दिए गए थे, जितनी भी पावर थी सब किंग ने अपने पास रखी थी। तो उनको पीपल्स को लगा था कि नेपाल को हमने एस्टैब्लिश करना है एज अ डेमोक्रेसी। ठीक है, तो साथ ही साथ में देखो अब अगर अभी कंटिन्यूसली अगर अभी बात करें नेपाल में, तो नेपाल में फुली फ्लेज्ड डेमोक्रेसी है वहाँ पे, और फुली फ्लेज्ड डेमोक्रेसी, और वहाँ की जो पीपल्स हैं वो अपने रूलर्स को इलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ में साउथ अफ्रीका में भी थे, उन्होंने भी 1994 में इंडिपेंडेंस मिली थी साउथ अफ्रीका को। इनको कहाँ से मिली थी, इन्होंने स्ट्रगल किया था, अपार्टहेड मूवमेंट चला था साउथ अफ्रीका। अपार्टहेड मूवमेंट था, ये रेस को लेकर था, ये वहाँ पर व्हाइट और ब्लैक पीपल्स के बीच में एक मूवमेंट चला, बहुत बड़ा मूवमेंट चला था, जिसके किंग थे जो उसके काफी फेमस लीडर थे डॉक्टर नेल्सन मंडेला। ठीक है, तो प्रैक्टिस डेमोक्रेसी हैज बीन स्मूथ इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज सिंस द सेकंड वर्ल्ड वॉर। मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज हैव सक्सेसफुली वर्कड आउट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स एंड मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस। ठीक है, तो लास्ट में यही है कि आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर जितने भी कंट्रीज इंडिपेंडेंट हुई थी सभी में फुली फ्लेज्ड डेमोक्रेसी बनी वहां पे। उसमें इंडिया भी एक था, जैसे इंडिया इंडिपेंडेंट होता 1947 में, तो इंडिया में भी आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर मतलब मैक्सिमम जितनी भी कंट्रीज इंडिपेंडेंट हुई है सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुई है, और उसके बाद ही वहां पर सब कंट्रीज में डेमोक्रेसी वहां पे आई है। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।